हेलो फ्रेंड्स, आज अभी सुबह के 4:30 बज रहे जब मैं ऑडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो आज मैं केवल कोल इंडिया पे बात करूँगी। रीज़न बीइंग कि कोल इंडिया के कल रिजल्ट्स आए रात को, और वो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि अभी आगे उसमें क्या एक्शंस लेने हैं। तो रीज़न बीइंग कि अभी कोल इंडिया के रिजल्ट्स आए रात में कल ना, तो मतलब मेरे पास तो न्यूज़ कल रात को ही आई थी। तो उसमें क्या एक्शंस लेने हैं आगे के, वो आपको पता होना चाहिए। एंट्री करनी है या बाय करना है कि सेल करना है, सारी चीज़ें। देखो, मैं आपको बाय सेल रिकमेंडेशंस नहीं दूंगी, क्योंकि सेबी की गाइडलाइंस है कि आप किसी को सीधा बाय सेल रिकमेंडेशंस नहीं दे सकते। तो मेरा काम आपको आप तक न्यूज़ पहुंचाना है। जो भी न्यूज़ है मेरे पास वो मैं आपको सारी प्लस और माइनस सारे बता दूंगी। डिसीजंस आपके होंगे क्योंकि पैसा आपका है, ठीक है। आपके अपने डिसीजंस रहेंगे तो आपको फेथ रहेगा, आपको विश्वास रहेगा। और लास्ट में जाते जाते मैं अपनी वीडियो में ये बता दूंगी कि मेरे एक्शंस क्या रहने वाले हैं, मैं क्या करने वाली हूँ शेयर में, ठीक है। तो चलो बात करते हैं कोल इंडिया की। कोल इंडिया लिमिटेड वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट कोल कंपनी है और इंडिया की नंबर 1 कोल कंपनी है। इंडिया भर में जितना जितना कोल पैदा होता है ना, ऑलमोस्ट मतलब 90% 80% वो कोल इंडिया के थ्रू ही होता है, ठीक है। कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात कर लेते हैं। कंपनी की बैलेंस शीट बहुत शानदार है। देखो, बैलेंस शीट क्या होती है, कंपनी के हर कंपनी के एक ऑडिट रिपोर्ट होती है। ऑडिट रिपोर्ट आप गूगल करके देख लेना क्या होता है। मतलब कंपनी ने इस साल कितना कितना मतलब बिजनेस किया, उसका एक कच्चा चिट्ठा होता है, समझ लो। तो बैलेंस शीट इसकी बहुत शानदार है, बहुत अच्छी कंपनी है, सारे नंबर्स बहुत अच्छे हैं और इसका फ्यूचर आउटलुक भी बहुत अच्छा है कि जिस तरह की इसकी मार्केट मोनोपोली है एटलीस्ट इंडिया में, वो भी इसका बहुत शानदार है। दोनों पैरामीटर्स पे कंपनी एक ही नंबर है। तो इसका नाम, अगर मैं सच बोलूं, अगर ये सरकारी कंपनी ना हो तो ये कोल इंडिया की जगह ये गोल्ड इंडिया होनी चाहिए। मतलब इतनी बढ़िया कंपनी है कि अगर ये प्राइवेट कंपनी होती और जो इसकी बैलेंस शीट है, तो ये शेयर जो आज आपको 200-250 की रेंज पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है ना, ये शेयर आपको दिखाई देता 2-2.5 हज़ार का। मतलब पोटेंशियल इसका इतना है कि ये शेयर 2000 के लायक है अगर इसकी बैलेंस शीट की मैं बात करूं। लेकिन कुछ कुछ प्रॉब्लम्स हैं और उन्हीं प्रॉब्लम्स के चलते म्यूचुअल फंड्स ने ये जो मार्च 2023 गया है, इसमें अपनी हिस्सेदारी को कट किया है। जब भी म्यूचुअल फंड्स किसी शेयर में अपनी हिस्सेदारी कट करते हैं, मेरे लिए थोड़ा सा कंसर्निंग पॉइंट होता है वो, क्योंकि जैसे ही म्यूचुअल फंड्स कट करते हैं ना, वहाँ पे ऑपरेटर्स आगे घुसते हैं। तो अभी मुझे नहीं पता कि अभी जो जिस तरह से प्राइसेस ऊपर आए हुए हैं, ये ऑपरेटर्स की वजह से हैं कि पता नहीं किस वजह से हैं। तो रिटेलर्स को यहाँ क्या करना चाहिए, मैं यहाँ पे अपना चैनल खोल के रिटेलर्स के लिए बैठी हूँ। तो रिटेलर्स को क्या करना चाहिए उसके लिए मैं आपको बता देती हूँ। देखो, अभी जो रेंज है ना 238 237, ये वाली रेंज में इस शेयर का एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस है। अगर इस रेजिस्टेंस को तोड़ा, रेजिस्टेंस क्या होता है कि जहां जिसको टच करके यहाँ पे खड़े हैं सेलर्स, जैसे ही ये इस पॉइंट को बार बार जैसे ही टच करेगा, ये सेलर्स इसको तगड़े से एकदम सेल करेंगे, मतलब इसका प्राइस एकदम गिराएंगे। तो इसको कहते हैं रेजिस्टेंस। सपोर्ट मतलब यहाँ बायर्स, जैसे ही कुछ चीज नीचे गिरती शेयर प्राइस नीचे गिरता इस जगह पहुंचेगा, तो यहाँ बायर्स खड़े हैं, ये बायर्स इसको ऊपर लेके जाएंगे। तो इसका जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ठीक है, जो जहां पे बायर्स खड़े हैं वो है 200 रुपए पे, ठीक है। और अभी हम कहाँ खड़े हैं, रेजिस्टेंस पे खड़े हैं, जो कि कितना है 238 पे अभी हम रेजिस्टेंस पे खड़े हैं। तो जैसे ही बार बार हिस्टोरिकल पिछले 6 महीने में ऐसे ही हो रखा है इस शेयर के साथ कि जैसे ही ये 238 के आसपास आता है, सेलिंग प्रेशर आता है एकदम इस शेयर पे। मतलब ये अगर शेयर का प्राइस है तो इस पे सेलिंग प्रेशर आएगा, तो ये ऐसे नीचे, मतलब ये मारेंगे इसको, कहते हैं ना कि तोड़ते हैं इसका शेयर प्राइस। तो यहाँ पे बैठे हैं सेलर्स, दो बड़े प्लेयर्स हैं मार्केट में, सेलर और बायर्स, ठीक है। तो हम रिटेलर्स को बायर्स के साथ रहना चाहिए, सेलर्स के साथ रहेंगे तो फिर यहाँ पे उस प्राइसेस पे लटक जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे बायर्स हैं ही नहीं। तो उस प्राइस को हम लेके यहाँ पे 238 पे बैठे रहेंगे, दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले जिनके पास कोल इंडिया नहीं है उनको क्या करना है कि अभी तुरंत आज की न्यूज देखते ही शेयर को बाय नहीं कर लेना है, पहले थोड़ा सा रुकना है। क्योंकि कोई भी न्यूज आती है ना, तो वो डिस्काउंट तो पहले हो चुकी होती है, मतलब लोगों ने पहले से खरीद के बैठे हैं। अब इसमें होगी प्रॉफिट बुकिंग, ठीक है। तो वो देखते हैं, मतलब अब प्रॉफिट बुकिंग, वैसे एक चीज तो पक्की है, जो भी इसका टेक्निकल चार्ट अभी बन रहा है, अगले 5-7 दिन में ये कोल इंडिया लिमिटेड
कम से कम 250 रुपये तो टच करना चाहिए, मतलब 250 रुपये का लेवल टच करना चाहिए। लेकिन फिर वो ट्रेडिंग हो जाएगी। ट्रेडिंग में क्या होता है ना, आपको आंखों को चिपका के रखना पड़ता है स्क्रीन से कि भाई कितना गया कितना नहीं गया। उतना नए लोगों के लिए या फिर अगर कोई जॉब में है उसके लिए ये करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सा होता है। अगर आपको लगता है कि आप पूरा 9:30 से 3 बजे तक इसका प्राइस वॉच कर सकते हैं तो आप शौक से कोल इंडिया ले सकते हैं। 250 रुपये ये जाएगा ही जाएगा। जो न्यूज़ है और जितने प्रॉफिट्स आए हैं तो उसके बेसिस पे इतना 10-12 रुपए का तो ये एक सिंगल मूव तो ये जरूर देगा। अब वो आगे किस तरह से करेगा वो मुझे अभी नहीं पता, क्योंकि कुछ चीजें हैं, वो कंसर्न्स मैं आपको बता देती हूँ। कोल इंडिया के लिए नेगेटिविटी क्या क्या क्रिएट हो रही है। देखो अभी तक क्या हो रहा था कि इंटरनेशनल कोल बहुत महंगा हो रखा था, तो इसके चलते कोल इंडिया का कोल ऑफटेक ज्यादा था। मतलब कि जब इंटरनेशनल कोल महंगा हो गया था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया है सबसे बड़ा कोल का एरिया, और ये जो यूक्रेन में जो वॉर चल रहा है ना, तो इसमें एक डोनबास कोल एरिया है जिसके ऊपर मेजर लड़ाई थी यूक्रेन और रशिया के बीच में। डोनबास कोल एरिया मतलब रशिया उसको अपने में हड़पना चाहता था और वो था हिस्सा यूक्रेन का। इस चीज पे लड़ाई चल रही थी। लेकिन अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे यूक्रेन रशिया वॉर समाप्त होने पे है। मतलब बहुत टाइम से ये ड्रामा सा चल रहा था। एक्चुअली जो ये इंटरनेशनल वॉर्स होती हैं ना, ये दो बड़े रीजंस की वजह से होती हैं। या तो मेल ईगोइस्टिक, मतलब अगर किसी भी कंट्री का कोई जो वो है, मतलब लीडर है वो ईगोइस्टिक है, तो वो अपने ईगो में आके मतलब लड़ाइयाँ करवाता है। या फिर सेकंड है कि कोई जो हथियार बेचने वाले देश है ना, वो किसी तरह का मैनिपुलेशन करके छोटे मोटे किसी देशों में आपसी लड़ाई दंगे करवाते हैं ताकि उनके हथियार बिके। ठीक है, तो इस तरह के वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं इंटरनेशनल लेवल्स पे। तो और उसका वो भी मैं आपको बता चुकी हूँ पीछे, उसमें भी मैंने न्यूज़ बताई थी कि पिछले साल जो 2022-23 का जो फाइनेंशियल ईयर है, उस एक साल में पूरी दुनिया की सरकारों का डिफेंस बजट अगर टोटल काउंट करें तो वो था $2.4 ट्रिलियन। बहुत बड़ा अमाउंट होता है, बहुत ही बड़ा अमाउंट होता है। $2.4 ट्रिलियन रुपीज का डिफेंस बजट, मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड सारी सरकारों का अगर ऐड करें, इतना ही पैसा अगर खाने पे या किसी और चीज पे, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर पे अगर स्पेंड होना, तो मतलब बहुत बहुत अच्छा इकोनॉमी में स्कोप पैदा होगा। लेकिन ये लोग क्या करते हैं ना, जो वर्ल्ड लीडर्स हैं, ये आपसी लोगों को ही, छोटे मोटे लोगों को लड़वाते रहते हैं, छोटे मोटे देशों को लड़वाते रहते हैं ताकि इनके हथियार बिकते हैं। मतलब वही वाली बात है ना कि हैवॉक क्रिएट करके रखो ताकि मतलब अशांति फैली रहे। क्योंकि लोग अगर शांत होकर बैठ जाएंगे तो वो सोचना शुरू कर देंगे, और सोचना शुरू कर देंगे तो फिर वो मतलब उनको सही से पॉलिटिक्स पता चल जाएगी कि पॉलिटिक्स होती क्या है। ठीक है, तो वो आपको इतना मौका ही नहीं देते कि आप शांति से बैठो और ये सोच पाओ कि पॉलिटिक्स होती क्या है। आप आपसी छोटे मोटे मुद्दों में उलझे रहो, लड़ते रहो, तो ये है जी पॉलिटिक्स। ठीक है, चलो अपने को उसमें ही जाना, वो अपना टॉपिक नहीं है। तो रही बात अभी जो जिस तरह के इंटरनेशनल लेवल पे चीज़ें क्रिएट हो रही हैं, तो ये जो यूक्रेन रशिया वॉर है ना, ये भी ऑलमोस्ट एंडिंग पे है, बहुत टाइम से चल रहा है और इनका पर्पस भी पूरा हो गया कि इनको हथियार बिकवाने थे बड़ी बड़ी कंपनीज को। इसलिए उन्होंने, देखो अगर सच में ही कुछ होना होता तो इन दोनों देशों के लीडर्स एकदम आराम से बैठे हुए हैं। किसी लीडर के कोई बयान आ रहे हैं, कोई लीडर मजे कर रहा है, कोई लीडर बयान दे रहा है, किसी लीडर को इंटरनेशनल गिफ्ट मिल रहे हैं, किसी लीडर को इंटरनेशनल मालाएं पहनाई जा रही हैं। ठीक है, तो ये सारा ड्रामा चल रहा था, अभी खत्म हो गया, हथियार बिक चुके हैं कंपनियों के। अब जो इनका गोल था वो सेट हो चुका है, तो अब ये वॉर खत्म होगी। और अब जो डोनबास कोल एरिया में जो कोल था, अब वो इंटरनेशनल मार्केट में आना शुरू हुआ और अच्छे से, जिस पे थोड़ी बहुत रोक लगी हुई थी। तो वही डिमांड सप्लाई वाला रूल, इकोनॉमी है, डिमांड जैसे ही, मतलब डिमांड तो बढ़ती जा रही है, लेकिन अब पहले सप्लाई कम रही थी ना, पूरा ही 2022-23 में सप्लाई कम रही है इंटरनेशनल कोल की, है ना। तो अब जैसे ही सप्लाई इंक्रीज करेगी, तो सप्लाई इंक्रीज करते के साथ ही जो प्राइसेस उसके बढ़े हुए थे वो थोड़े से कूल डाउन होंगे। वो उनसे क्या फर्क पड़ेगा। देखो इंडिया में क्या हुआ है ना कि इंडिया में हमारे पास अपना कोल भी बहुत है, लेकिन उस कोल में प्रॉब्लम ये है कि वो कोल अच्छा नहीं है, वो ऐश कंटेंट ज्यादा है उसमें, मतलब राख ज्यादा बनती है। ठीक है, उससे मतलब जो हमें वो हीट चाहिए वो तो कम पैदा होती है, लेकिन राख ज्यादा बनती है। पानी बहुत ज्यादा उस कोल में, कंकड़ पत्थर है, मिट्टी मिली हुई है। इस तरह का घटिया क्वालिटी का कोल अपने इंडिया में मिलता है। जो अच्छी क्वालिटी का पावर प्लांट में कोल चाहिए वो कम मिलता है। हालांकि हमारे जितने भी ज्यादातर जो पावर प्लांट है, अगर 80-90% पावर प्लांट्स की बात करूं, तो वो कोल इंडिया के कोल पे ही सस्टेन करते हैं। ठीक है, तो चलो फिर नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि इन्फ्लेशन।
इन्फ्लेशन महंगाई और ये और वो, इस तरह की न्यूज़ आप पूरे एक साल से देख ही रहे हो कि पूरे इंटरनेशनल लेवल पे भी, इंडिया में भी इन्फ्लेशन बहुत मतलब शोर मचा हुआ है चारों तरफ। और इसी ये इन्फ्लेशन वो मतलब जो वोट बैंक होता है, जो पॉलिटिक्स होता है, वो उसका सबसे बड़ा मुद्दा बनता है। तो कोई भी सरकार XYZ, किसी भी राज्य की सरकार हो, किसी भी देश की सरकार हो, प्री इलेक्शन होने वाले हैं अगले साल, इलेक्शन से पहले और ज़्यादा इन्फ्लेशन बढ़ा के वो अपना वोट बैंक ख़त्म नहीं करेगी, और ज़्यादा महंगाई बढ़ा के वो इन्फ्लेशन ख़त्म नहीं करेगी। अगर कोल के प्राइसेस बढ़ते हैं, इंडिया में कोल के प्राइसेस पता है आपको, इंडिया का जो कोल इंडिया है ये चीपेस्ट कोल बेचता है। और आप ये देखो कि वर्ल्ड लेवल पे चीपेस्ट कोल बेचने के बाद भी कोल इंडिया का जो प्रॉफिट्स है, मैं बताऊंगी आगे, कि पिछले साल इनका जो प्रॉफिट था वो 17,000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट था। दोबारा सुनो, पिछले साल 2022 में कोल इंडिया लिमिटेड का जो प्रॉफिट था, केवल मतलब सब चीजें काटने के बाद, सैलरी काटने के बाद, सब जो भी एक्सपेंसेस होते हैं किसी भी कॉर्पोरेशन में, वो सब काटने के बाद में इनका जो प्रॉफिट था वो 17,000 करोड़ रुपए था, जो इस साल 28,000 करोड़ रुपए है। मतलब प्रॉफिट जंप देख रहे हैं आप कितना बड़ा है। लेकिन उसके बावजूद इस शेयर का शेयर प्राइस बढ़ने नहीं दिया जाता। रीजन बीइंग कि वोट बैंक है। जैसे ही कोल इंडिया अपना कोल का प्राइस बढ़ाएगी, NTPC जो बिजली बनाता है उसको बिजली बनाना महंगी पड़ने लग जाएगी। फिर क्या होगा, उसको बिजली बनानी महंगी पड़ने लग जाएगी, आपके बिजली के बिल बढ़ जाएंगे। जैसे ही आपके बिजली के बिल बढ़ेंगे, आप सरकारों को गालियां देने लग जाओगे कि सरकार महंगाई कर रही है, सरकार अपने खजाने भर रही है। लेकिन आप देखो ना यार कि सरकार कहाँ महंगाई कर रही है। कोल का इंटरनेशनल प्राइस ऑलरेडी इतना हाई है, और हम अपने कोल इंडिया को मतलब कोल ऐसे लेते हैं जैसे कौड़ियों के भाव, मतलब मिट्टी के भाव कोल इंडिया से कोल उठाया जा रहा है NTPC द्वारा, ठीक है, ताकि आपको सस्ती बिजली मिल सके। कोई भी सरकार महंगाई करने के लिए नहीं बैठी होती, सरकारें महंगाई को नियंत्रित करने के लिए बैठी होती हैं। सरकार देश का प्रशासन, राजनीति ये चलाने के लिए बैठी होती हैं। लेकिन हम लोगों को क्या लगता है, जैसे ही 1 रुपए का डीजल पेट्रोल का प्राइस बढ़ा या 1 रुपए का बिजली का बिल का प्राइस बढ़ा, हमें लगने लगता है कि सरकार ने महंगाई कर दी, जितने नेता हैं वो सब भ्रष्ट हैं, जितने नेता हैं वो सब अपना बैंक अकाउंट भर रहे हैं, वो मतलब 1-1 रुपया हमसे बढ़ा के वो अपने बैंक अकाउंट में लेके जा रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। महंगाई बहुत ही डिफरेंट कंसेप्ट है। मैं आपको एक दिन बताऊंगी अच्छे से, मेरे को फुर्सत नहीं मिल पा रही उतनी, ठीक है। तो ये है। तो जो नेगेटिविटी क्रिएट हो रही है ना कोल इंडिया के शेयर के लिए आगे, मतलब इतनी अच्छी कंपनी होने के बावजूद इसके प्राइसेस क्यों नहीं बढ़ने, मतलब कोल इंडिया का प्राइस बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, एक मतलब कितना भी पॉजिटिव हो जाएगी, वो 300 रुपए का एक वो रेजिस्टेंस लेवल मेंटेन करेगा। मुझे नहीं लगता ये 300 रुपए से ऊपर कितनी भी चाहे पॉजिटिव कंडीशन हो जाए, क्योंकि रीज़न वही है कि गवर्नमेंट की PSU है। तो इसके प्राइस कंट्रोल रखना गवर्नमेंट के हाथ में, और किसी भी बिजनेस का कंट्रोल अगर गवर्नमेंट के हाथ में है ना, तो उसकी फिर प्रॉफिटेबिलिटी हर्ट होती है। मतलब जितना इसका कोल का प्रोडक्शन है ना, उसके हिसाब से इसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो काफ़ी कम है। मतलब अगर इसके प्राइसेस को इंटरनेशनल प्राइसेस से मैच कर दिया जाए ना, तो ये जो 28,000 करोड़ का प्रॉफिट आ रहा है ना, ये पता नहीं कितने टाइम्स बढ़ जाएगा। देखो कोल इंडिया में क्या करना है, मैं होती तो मैं इन प्राइसेस पे और इस तरह की न्यूज़ पे भी खरीदती नहीं। देखो कोल इंडिया में अभी कल शाम को ही 4 रुपए का डिविडेंड की न्यूज़ आई है कि 4 रुपए का डिविडेंड घोषित हुआ है। तो लेकिन मुझे एक्सपेक्टेशन थी कि भाई जिस तरह का इनका बिजनेस है और जिस तरह का इनका कोल ऑफटेक उठ रहा है, डिविडेंड कम से कम 15 रुपए होना चाहिए था। लेकिन 4 रुपए डिविडेंड इसलिए दिया गया है क्योंकि इस बार जो प्रॉफिट हुआ है उसमें से 8,000 करोड़ रुपए केवल एम्प्लॉयज़ की सैलरी बढ़ाने के नाम के भेज दिए गए हैं। मतलब कि जो पैसा हमें मिल सकता था, हम इन्वेस्टर्स हैं ना, हमें मिल सकता था या फिर कंपनी की किसी अच्छी ग्रोथ में लग सकता था, उस पैसे को गवर्नमेंट जो एम्प्लॉयज़ हैं कोल इंडिया के उनके सैलरी हाइक करने में दे दिया है। तो इस वजह से हमें इस बार जो डिविडेंड है वो थोड़ा कम मिलेगा, ठीक है। तो घबराना नहीं है, मतलब वो तो ये प्रॉफिट तो अगले बार भी आने हैं। तो अगले 4 महीने बाद जो अपने प्रॉफिट्स आएंगे वो कम से कम 10-12 रुपए के होंगे। तो घबराना नहीं है इस शेयर में, ठीक है, जो भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं। और पिछले साल जो गवर्नमेंट के टारगेट थे ना कोल इंडिया को लेके, वो 700 मिलियन टन के थे कि 2022-23 के फाइनेंशियल ईयर में 700 मिलियन टन का कोल इंडिया कोल प्रोडक्शन करना चाहिए। लेकिन आपको पता है कि मतलब इस साल उस जो गवर्नमेंट के टारगेट थे उससे भी कहीं ज़्यादा 703 मिलियन टन का प्रोडक्शन हुआ है। मिलियन टन बहुत बड़ी यूनिट होती है, मतलब हम सोच भी नहीं सकते इतनी बड़ी यूनिट होती है। तो गवर्नमेंट का टारगेट था कि 700 मिलियन टन का प्रोडक्शन होना है, लेकिन प्रोडक्शन कितना हुआ, 703 मिलियन टन का प्रोडक्शन हुआ है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है ना।
या कि प्रॉफिटेबिलिटी में जो सबसे बड़ा नुकसान है ना, वो पता है किस चीज़ का होता है। इनका एक, इन्होंने पहले से जो पावर, जो एनटीपीसी है और या फिर और जो पावर प्रोडक्शन करती हैं कंपनीज, उनके साथ में फ्यूल सप्लाई एग्रीमेंट कर रखे हैं लॉन्ग टर्म, मतलब 5-5 साल के, 10-10 साल के फ्यूल सप्लाई अग्रीमेंट्स कर रखे हैं, कि जिनकी वजह से जो आज से 5 साल पहले कोल का प्राइस डिसाइड हो गया खाने के, तो इन्होंने कर रखे थे 5 साल पहले के एग्रीमेंट, लेकिन अब पावर डिमांड भी बढ़ गई है। मतलब पहले जितनी भी पावर कंजम्पशन, देखो ना कि आज से 5 साल पहले हर घर में एसी नहीं था, लेकिन आजकल ऑलमोस्ट हर घर में एक एसी कम से कम है। तो पावर डिमांड जिस तेजी से बढ़ी है, लेकिन कोल इंडिया अपना आज भी वही कोल के प्राइसेस जो 5 साल पहले डिसाइडेड थे, उसी पे उनको अपना, कोल इंडिया को नुकसान होता है। मतलब जैसे जैसे बाकी सारी चीज़ों में इतना इन्फ्लेशन हो गया है, लेकिन कोल इंडिया का कोल आज भी वही मिट्टी के भाव कोल उठाया जाता है वहाँ से, और तब इतना प्रॉफिट जनरेट करता है कोल इंडिया, जो है 28,000 करोड़ रुपए का मतलब फिगर है ना। तो आप सोच लो इस कंपनी में कितना पोटेंशियल है। अगर सही से ये कंपनी प्राइवेटली मैनेज्ड की जाए तो आप देख लो मतलब किस तरह से इसमें प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट हो सकती है। लेकिन वही बात है कि कभी भी इस तरह की कंपनीज प्राइवेटली मैनेज नहीं होंगी, क्योंकि अगर प्राइवेटली मैनेज्ड होगी और कोल इंडिया ने अपना कोल का प्राइस मार्केट रेट पे कर दिया ना, जैसा और इंटरनेशनल मार्केट में, तो हमारे यहाँ जो बिजली के बिल है ना, वो डबल हो जाएंगे और लोगों में हाहाकार मच जाएगी बिल्कुल, कि भाई सरकारें तो बकवास है, सरकारें तो खराब है, सरकारें तो महंगाई कर रही हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। मतलब ये गवर्नमेंट कंपनीज हैं, तो फिर इनको वोट बैंक का ध्यान रखना पड़ता है। ये एक मतलब ये एक हार्श ट्रूथ है इन कंपनीज के लिए। और जो FY24 है, उसके लिए कोल इंडिया के आउटपुट और सेल्स दोनों चीज़ें, कि कोल इंडिया का आउटपुट भी और सेल्स दोनों ही बढ़ने वाला है, क्योंकि गवर्नमेंट का टारगेट जो 700 मिलियन टन जो 2023 के लिए था ना, वो FY24 2024 के लिए वो वाला इनका टारगेट है 780 मिलियन टन। 780 मिलियन टन का टारगेट है, मतलब हमें 80 मिलियन टन और एक्स्ट्रा बढ़ाना है। तो जैसे जैसे सपोज सेल्स बढ़ती जाएंगी, मतलब उस तरह से गवर्नमेंट इसमें इन्वेस्ट भी कर रही है, तो जैसे जैसे सेल्स बढ़ती जाएंगी, कंपनी के प्रॉफिट्स भी बढ़ते जाएंगे। तो कंपनी मतलब शेयर का प्राइस ना, कंपनी के प्रॉफिट के साथ में जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा, कंपनी का शेयर का प्राइस बढ़ेगा। बिल्कुल सीधा हिसाब है, कुछ नो इफ नो बट्स। क्यों नहीं बढ़ता है? क्योंकि गवर्नमेंट PSU है। गवर्नमेंट को ना मतलब आप लोगों को जवाब देना होता है कि भाई इतना प्राइसेस क्यों बढ़ रहे हैं। तो आप लोग एकदम उनके सामने माइक वाइक लेके बैठ जाते हो कि बस महंगाई क्यों कर रहे हो फलाने जी, महंगाई क्यों कर रहे हो फलाने जी। तो इसलिए वो फिर इनके आपको मतलब इस तरह से फिर बेवकूफ़ बना कर रखा जाता है कि भाई इधर से नहीं तो इधर से। मतलब वो सरकार है यार, वो कर लेती है अपनी पूर्ति ना। आप लोग ज़्यादा होशियार बनते हो, सीधी सीधी चीज़ों पे आप लोग टैक्सेस नहीं देते हो, सीधी सीधी चीज़ों पे आप लोग जब उनको देखो यार, सरकार है वो कोई घर से तो अपने पैसा लगा के वहाँ पे बैठेंगे नहीं, ठीक है। उनको क्या करना है, वो आप ही का पैसा होता है, आप ही को घुमा फिरा के आप ही के पास उनको वापस पहुँचाना होता है। अब आप पैसा देना नहीं चाहते ना, आप बिजली के बिलों में पैसा देना चाहते ना, आप इसमें फ्यूल्स में पैसा देना चाहते, कि टैक्सेस चोरी आप लोग करते हो। मतलब इतनी सारी चीज़ें जब आप लोग करते हो तो वो फिर कुछ और तरीका निकाल लेते हैं। मैंने बताया ना, उनके पास तो इकोनॉमिस्ट की टीम बैठी होती है वहाँ पे, 500-800 बहुत बड़े बड़े इंडिया के एकदम टॉप जो IIMs है, और पता नहीं क्या 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 कर करके बैठे हुए हैं। वो उन लोगों की टीम उन्होंने बिठाई हुई है कि इंडिया के लोग ज़्यादा शाणे हैं, निकलवाओ पैसा इनसे। तो वो उस तरह से कैसे भी करके अपना पैसा निकलवा लेते हैं। तो ये है जी। एनीवेज, हम कोल इंडिया में बात कर रहे थे तो बताती हूँ। पहले कंसर्न की बात है कि एक तो यूक्रेन रशिया वॉर खत्म होने की वजह से डोनबास एरिया का कोल इंटरनेशनल मार्केट में बढ़िया से आएगा। और अभी क्या चल रहा था ना कि ऑस्ट्रेलियन कोकिंग कोल पे थोड़ा सा किसी तरह के ना वो चल रहे थे कंस्ट्रेंट, मतलब बीच में माल रुका पड़ा है, चाइना से कुछ बीच में इशू हो गया था। तो ऑस्ट्रेलियन कोल भी जो इंटरनेशनल मार्केट, ऑस्ट्रेलियन कोल बहुत अच्छी ग्रेड का कोल है, कोकिंग कोल है, जो इंटरनेशनल मार्केट में आता है, उसमें सप्लाई डिस्ट्रप्शन हो रखा था। मतलब ऑस्ट्रेलियन कोल की सप्लाई में कमी हो रखी थी इंटरनेशनल लेवल पे, इसीलिए कोकिंग कोल के प्राइसेस बढ़े हुए थे। तो कोकिंग कोल के जैसे ही प्राइसेस बढ़े हुए थे ना, तो अपना जो घटिया सा इंडियन कोल भी है ना, उसके प्राइसेस भी फिर बढ़ गए थे। कि भाई वो कहते हैं ना कि भाई अगर तो वो कहते हैं ना कि जैसे किसी अच्छी चीज के प्राइसेस बढ़ गए तो बिना बात के ही ये इनके भाव ऐसे ही बढ़ जाएंगे बिना बात के। तो ये वही वाली बात हो रखी थी कि उतना मतलब कोल जिस लेवल पे मतलब 200% बढ़ गए थे। इंटरनेशनल कोकिंग कोल की बात करूं तो वो डबल रेट पे पहुंच गया था अभी यूक्रेन रशिया वॉर की वजह से, क्योंकि डोनबास का कोल बिल्कुल खत्म हो गया था। तो फिर ऑस्ट्रेलियन कोल में भी उनका कुछ नेशनल इशू चल रहा था, तो जिस वजह से वो कोल
मतलब इंटरनेशनल मार्केट में कम था, लेकिन अब वहां से भी वो सप्लाई अच्छे से आने लगी है। तो अब इंटरनेशनल कोल के जो कुकिंग कोल था, जो अच्छी क्वालिटी का कोल था, उसके प्राइसेस कूल डाउन हो रहे हैं। तो अब जो कोल इंडिया की जो ऑफटेक थी, मतलब जो घटिया क्वालिटी के कोल की ऑफटेक थी, वो थोड़ी सी अब कम हुई है, क्योंकि जो कंपनीज है, खास करके जो स्टील और एल्यूमिनियम बनाने वाली कंपनीज हैं, अब जब उनको सस्ता इंटरनेशनल कोकिंग कोल मिलने लगेगा, जो पहले बहुत महंगा हो गया था, वो फिर बजाय इस घटिया किस्म के कोल को लेने के, वो फिर बाहर से इंपोर्ट करेंगे। जो अच्छी क्वालिटी का कोल है उसको इंपोर्ट करेंगे, क्योंकि फिर वही बात है यार, आप सस्ता खरीदोगे तो फिर उतना ही आपके ना मतलब वियर एंड टीयर लॉसेज होंगे, उसको ट्रांसपोर्ट में लगाने के लॉसेज होंगे, मतलब बहुत अदर तरह के खर्चे होंगे ना। वही वाली बात है कि आपको 1 किलो सोना कहीं से कहीं ले जाना ईजी है, या फिर मतलब वो कहते हैं ना कि भूस भर के आप लेके जा रहे हो बड़े बड़े ट्रक में। तो बात वही है कि ईजी जो भी अच्छी क्वालिटी की चीज है वो है कोकिंग कोल। इंडिया के पास कोकिंग कोल है नहीं। अब कंपनीज जो खास करके स्टील और एल्यूमिनियम कंपनीज हैं, जब इंटरनेशनल कोकिंग कोल का प्राइस कम होगा तो वो उसको खरीदने की कोशिश ज्यादा करेंगी, तो इधर कोल इंडिया के प्राइसेस फिर कम हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, यही छोटी छोटी बातें हैं, और भी बहुत कुछ है मेरे पास तो, लेकिन फिर वो चीज़ें आप समझ नहीं पाएंगे। ये ई ऑक्शन क्या होता है, ये वो, और उसका क्या फ्यूचर है, ये वो मैंने लिख रखा है, बट वो आपको समझ में नहीं आएगा। छोड़ो आप, मतलब मैं आपको इतना बता रही हूँ। अच्छा, अब मैं लास्ट में जाते जाते मैं अपना एक्शन बता दे रही हूँ। मैं किसी को भी बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं दे रही हूँ। मैं क्या करने वाली हूँ मैं बता देती हूँ। मैंने सबसे पहले एंट्री अपनी कोल इंडिया में 230 पे बनाई हुई है, आज से 5-6 महीने पहले। उसके बाद में इस शेयर ने मुझे 260 के लेवल्स भी दिखाए थे, अच्छे अच्छे डिविडेंड्स भी दिए थे बीच में। फिर ये शेयर नीचे गिरा। ये जब 200 के सपोर्ट पे था तो मैंने बहुत क्लोज वॉच किया था। मैंने कहा यहाँ क्या करता है, तो वो उसने जब अच्छे से मेंटेन किया ना, तो फिर मैंने 210, 213, 217, 220 पे, फिर अलग अलग लेवल्स पे थोड़ा थोड़ा कहते हैं ना स्टेक बाय करते करते चली थी। तो इस तरह से मेरे पास इस कोल इंडिया का इस वक्त अच्छा खासा स्टेक है। ठीक है, एवरेज बाइंग प्राइस मेरा कुछ 222 या 225 के आसपास का मेरा कुछ एवरेज बाइंग प्राइस है, मेरे को याद नहीं है ठीक से। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगी, क्योंकि मैं नीचे से एंटर्ड हूं और 238 पे रेजिस्टेंस है। अभी मैं ये नहीं कह रही कि मैं कोई प्रॉफिट बुकिंग करने वाली हूं, लेकिन अब मैं यहाँ पे और बाय नहीं करूंगी। इस लेवल पे मैं और बाय नहीं करूंगी। अब मैं वेट करूंगी कि ये अब क्या करता है। मतलब मुझे ऐसा लगता है 250 का लेवल तो एक बार दिखाना जरूर चाहिए। अगर ये 238 का लेवल अच्छे से मेंटेन करता है, ठीक है, मतलब यहाँ पे ये प्राइस कुछ दिन रुकता है, 2, 3, 4, 5 दिन स्पेंड करता है। देखो, कोई भी प्राइस ऐसे सीधा नहीं जाएगा। हमेशा शेयर का प्राइस ऐसे जाएगा, फिर थोड़ा रेस्ट करेगा, फिर थोड़ा ऐसे जाएगा, फिर थोड़ा रेस्ट करेगा, फिर थोड़ा ऐसे जाएगा, फिर थोड़ा रेस्ट करेगा। तो अगर इसको 250 की तरफ और या 270 या 300 की तरफ जाना है, तो वो पहले थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा रेस्ट करेगा, फिर थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा रेस्ट करेगा। तो अगर आपको ये 238 की रेंज में रेस्ट करता हुआ दिखे ना, तो आप इसको ले लेना। मतलब 236, 237, 238 ज्यादा नीचे जाए तो फिर दिक्कत होती है, फिर लगता है कि इसमें प्रॉफिट बुकिंग आएगी, फिर ये एकदम धड़ाम से गिरता है। तो मैं अभी प्रॉफिट बुकिंग नहीं करने वाली। मैं 250 लेवल्स का तो बहुत आराम से वेट करूंगी, क्योंकि मुझे 260, 250 का लेवल्स तो बहुत अच्छे से दिखाई दे रहे हैं, जिस तरह से इनका डिविडेंड भी घोषित हुआ है। तो मैं अभी इस शेयर में रुकूंगी, देखती हूँ 238 के लेवल्स पे ये शेयर क्या करता है। उसके बाद नेक्स्ट देखूंगी कि 250, 260 लेवल्स पे ये शेयर क्या करता है, वहां से ऊपर जाता है कि नीचे आता है कि क्या करता है। ठीक है, तो मैं वेट करूंगी अभी इसमें। तो जो भी कोल इंडिया जिनके पास भी नया है, जिनके पास भी नहीं है, मुझे लगता है उनको पता नहीं, मतलब मुझे नहीं पता, मैं अभी नहीं बाय करूंगी। मैं और 2-3 दिन देखूंगी। अगर ये 238 का लेवल मेंटेन करता है और यहां से शेयर ऊपर जाता है, तो डेफिनेटली ये एक बहुत अच्छा बाय है। मैं खुद, हो सकता है कि अगर 238 लेवल मेंटेन करे तो मैं खुद इसमें और थोड़ा सा स्टेक लूंगी, लेकिन अभी नहीं लूंगी, क्योंकि अभी ताजा न्यूज आई है, लोगों की प्रॉफिट बुकिंग होगी जिन्होंने नीचे से 200 से और 210 से इस शेयर को बाय किया हुआ है। तो थोड़ा सा देख लो, दो एक दिन देख लो। अगर आपको ये लेवल मेंटेन करता हुआ दिखे तो ले लेना। मैं थोड़ा सा ले लूंगी अगर ये लेवल्स मेंटेन करता हुआ दिखा। वैसे मैं नहीं लूंगी, मेरे पास ऑलरेडी बहुत ज्यादा क्वांटिटी और मेरा बाइंग प्राइस भी नीचे पे है काफी। तो अभी मैं इसमें कोल इंडिया में कुछ भी नहीं करने वाली, मैं जस्ट वेट करूंगी। और जहां पे भी, जिस दिन भी मुझे ये टूट सकता है, मैं वहां पे प्रॉफिट बुकिंग भी करूं। ठीक है, क्योंकि मेरा इसमें स्टेक काफी ज्यादा हो गया है, तो मुझे थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग भी करनी है। मुझे कुछ और कंपनीज में भी पैसा लगाना है। तो ये मेरा कोर्स ऑफ एक्शन था। मैं किसी को भी बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं दे रही हूँ। मैंने सिर्फ ये बता दिया, क्योंकि मैं नीचे के प्राइसेस से घुसी हुई हूँ। तो मैं 250, 260 के लेवल्स पे हो सकता है थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग